प्रवासी कथा साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए अमेरिका में बसी युवा प्रवासी कथा लेखिका, दुभाषी रचनाकार एवं अनुवादक शेफालिका कुमार की लिखी हुई कहानी सिफर। इस कहानी के लिए उन्हें कलमकार कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दोनों दोस्तों ने एक एक काउच हथिया लिया था। आलसी कहीं के, स्नेहा ने सोचा। 3 घंटों से दोनों स्पोर्ट्स चैनल पर चिपके हुए हैं। इस बीच उसने 2 कप कॉफ़ी पी थी और काफ़ी देर तक बारिश की बूंदों और लहरों के खिलवाड़ को जी भर कर निहारा था। फिर वो तीसरी बार पूछने गई, रूम सर्विस से क्या ऑर्डर करूं? वो 2, 4, 7। स्नेहा की आंखें बियर की बोतलों की गिनती करने लगीं। जैसे कि इन्हें फ़र्क पड़ने वाला है कि ये रात के खाने में क्या खाएंगे। कितना बोर करते हो तुम दोनों। ये दारू और टीवी तो मुंबई में भी मिलती है, इतनी दूर गोवा आने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, किसके प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के लिए हम वेट कर रहे थे? तू तो बोल मत। तेरे चलते हम मानसून में आए हैं। वर्स्ट टाइम टू विज़िट गोवा। लड़कियां कितनी कम हैं यहाँ, साहिल बोला। खाना खाते वक्त स्नेहा ने उलझे हुए नूडल्स को अपने कांटे में लपेटते हुए कहा, मैं सोचती हूँ निशा को फ़ोन करके योगा कैंप के बारे में पूछूँ। तुम दोनों के साथ 3 दिन काट लिए बहुत है और लगता नहीं है कि ये बारिश रुकेगी। पहले 2 दिन कम से कम कुछ तो साइट सीइंग हुई। अब क्या करूँगी मैं? निशा कौन? आशीष ने पूछा। अरे, हमारी टैक्सी जब चिपलून में ख़राब हुई थी तो एक पटाखा ने हमें लिफ्ट दी थी अपनी कार में। वो किसी योगा कैंप के लिए यहाँ आ रही थी, साहिल ने कहा। आशीष ने हाथ को शाही अंदाज में फेरते हुए कहा, पटाखा? तो हम भी जाएंगे योगा कैंप। नो नीड। स्नेहा आंखें दिखाने लगी और फिर दोनों उस पर हंसने लगे। फ़ोन मिलाते हुए स्नेहा के मन में बहुत हिचकिचाहट थी। निशा ने कई घंटों के सफ़र में शायद 5 लाइनें बोली हों। बातूनी साहिल को वो मुस्कुरा कर कुछ देर तक झेलती रही थी। उसके मुस्कुराते होठों के कोनों में एक गंभीरता बैठी हुई थी और बड़े धैर्य से उसने एक किताब को पकड़ा था। जब चाय लेने के लिए साहिल उतरा तो वो किताब खुली और साहिल के लाख चाहने पर भी उसकी आंखें वहाँ से हटी नहीं। अभी फ़ोन पर निशा बहुत विनम्र थी। उसने कहा कि स्नेहा कल आकर योगा कैंप देख ले और तय कर ले कि उसे कौन सा कोर्स करना है। उसने रास्ता समझा दिया। दूसरे दिन स्नेहा जब कैंप में पहुंची तो निशा एक फूस की गोल छतरी के नीचे कुछ लोगों के साथ चिंतन में थी। फिरंगी ज़्यादा और भारतीय कम थे। अलग अलग समूह में लोग योगा, चिंतन या उपदेश सुनने में व्यस्त थे। कुछ लोग समुद्र तट पर ही योगा कर रहे थे। ये गोवा अलग था। नारियल के समूह के बीच अपनी दुनिया बसाए एक समुदाय, जिसे मानो तड़कते भड़कते गोवा की खबर ही न थी। बरसात में धुले चित्र, पवित्र पेड़ पौधों के बीच सांस लेता एक छोटा सा गांव जो किसी बीते हुए युग का हो। पैम्फलेट पर स्नेहा ने देखा कि योगा कोर्स पंचकर्म, हीलिंग, मसाज आदि की सूचना दी गई थी। स्नेहा ने तय किया कि वो 1 हफ्ते तक यहाँ रहेगी। 2 दिन उसे एक रूसी लड़की डीना के साथ रहना था। उसके बाद निशा की रूममेट जाने वाली थी। फिर तुम मेरे कमरे में आ जाना, निशा ने कहा। बाद में साहिल उसका सामान पहुंचाने आया और उसके गाल खींचते हुए बोला, मोटी फ़ोन करना। उसके जाते ही निशा ने पूछा कि साहिल उसका बॉयफ्रेंड था। स्नेहा ने हंसते हुए समझाया कि वो तो बस उसके बचपन का दोस्त है। दोनों उस हरित योगा रिट्रीट में घूमने लगीं। कुछ देर बाद धीरे से स्नेहा ने कहा, मेरी सगाई हो गई है, नवंबर में शादी है। ओ। कुछ समय बाद अधोमुख श्वासासन करते वक्त स्नेहा ने शब्द पर गौर किया। जवाब में बधाई के बदले ओ। क्या मतलब इसका? ओ, ऐसा कहता है कोई? ये शादी का रिश्ता टाट के पर्दे की तरह था,
जिसका काम घर की औरतों को छिपाने के साथ साथ गरीबी को छिपाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए निशा का वो शब्द उसे चुभ गया था। स्नेहा को गर्व था अपनी ज़िंदगी पर। बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची थी। अच्छे शहर में एक बढ़िया नौकरी थी उसके पास और वो अपने आप को काफ़ी सफल मानती थी। बहुत जल्दी वो इस बात को समझ गई थी, इमेज इज़ एवरीथिंग। इसीलिए वो अपनी सफल छवि पर कमजोरी की छाया बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अगली बार अपने मंगेतर के बारे में बताऊंगी और खूब सारे कपल फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, स्नेहा ने तय किया। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद वो निशा का इंतज़ार कर रही थी। निशा दूसरे क्लास में थी, एडवांस्ड क्लास में। इस समूह में योग में तन्मय लोगों की कला को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह योगा नहीं, एक धीमा नृत्य है। एक के बाद एक आसन एक दूसरे में मिल जाते थे, कोई रुकना नहीं। निशा को देख ऐसा लग रहा था कि ये करना बहुत आसान होगा, पर जो चीज़ दिखने में इतनी आसान और सुलझी लगे वो असल में बहुत जटिल होती है। वाओ, कैसे कर लेती हो तुम? बाद में अंकुरित सलाद और पपीते की प्लेट पर नाक से कोड़ते हुए उसने पूछा। 3 साल से सीख रही हूँ, योगा गुरु बनना चाहती हूँ। तुम भी इतने दिनों में सीख जाओगी अगर रुचि हो तो, निशा ने कहा। मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है, पर थोड़ा बहुत तो सीखना चाहती हूँ, जस्ट टू स्टे फिट। तो अभी तुम कॉलेज में हो? नहीं, पुणे में रहती हूँ। 1-2 स्कूल में योगा सिखाती हूँ और घर के गैराज में भी क्लासेस लेती हूँ। कुछ आसपास की हाउसवाइफ्स आती हैं सीखने, पर कुछ सालों बाद यहाँ आकर सिखाना चाहती हूँ। व्हाट ए लाइफ, आई एम इम्प्रेस्ड। निशा धीरे से मुस्कुराई। स्नेहा को लगा हर भाव पर लगाम कसना उसकी आदत थी। भावनाओं की फिजूल खर्ची पर उसका अनुशासन उसके चरित्र में एक गहराई बनाता जा रहा था, जबकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि निशा बड़ी लगन से सब काम करती थी। वो बातूनी नहीं थी, पर लोग उससे खूब बातें करते थे। वो काफ़ी लोकप्रिय थी। उन्मुक्तता एक चुंबक की तरह होती है। शायद यही वजह थी कि अपनी अंदर की दुनिया में सिमट कर रहने वाली निशा को सब जानते हैं, स्नेहा ने सोचा। उसे देखकर बीती हुई जवानी भी याद आने लगी थी। हालांकि स्नेहा इतनी स्वतंत्र और दृढ़ अपनी जवानी में भी नहीं थी। वो उन लोगों में से थी जिन्हें समूह में सुरक्षा महसूस होती है। बने और बताए रास्तों पर चलकर ही वो कुछ पाना चाहते हैं। उसके पिता और दादा सालों से व्यापार करते आए थे, पैसा खूब था, पर वो परिवार की पहली लड़की थी जिसे नौकरी करने की अनुमति मिली थी। इसी बीच उसने देखा कि निशा, जो कुछ समय से गायब थी, तेज़ कदमों से उसकी ओर कुछ लेकर आ रही है। कमरे में ले जाकर उसने पार्सल खोला। उसमें कबाब थे। निशा मुस्कुराकर कहने लगी थी कि उसके कुछ मांसाहारी दोस्तों ने कबाब मंगवाया था, सो वो उसके लिए ले आई। तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है ना? खाओ, बड़ी मुश्किल से मिला है। इस औदार्य से शर्मा कर स्नेहा की ईर्ष्या अपराध बोध में परिणत हो गई और कबाब का स्वाद पता नहीं कहाँ खो गया, पर उसकी नकली मुस्कुराहट धन्यवाद बोल रही थी। एक दिन सुबह से देर दोपहर तक दोनों व्यस्त रहीं। चाय पीने के बाद देखा कि कुछ लोग भाड़े पर स्कूटर लेकर बाहर घूमने जा रहे थे। कुछ जान पहचान के लोगों ने निशा को निमंत्रण दिया, लेकिन उसने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने स्नेहा से पूछा, क्या तुम स्कूटर चलाना जानती हो? स्नेहा जानती थी। पास में कुछ सुंदर मंदिर हैं और बीचेस भी। चाहो तो हम अपने से जा सकते हैं। तुमने वो सब नहीं देखा होगा। स्नेहा को आश्चर्य हुआ कि निशा के संग उसे काफ़ी आनंद आ रहा था। एक सरलता थी निशा में, जैसे बहता पानी कहीं भी ढलाव पाकर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही निशा हर चीज़ में राज़ी हो जाती है। बस उसे भीड़ पसंद नहीं थी। रात को स्नेहा बगल के रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी। समुद्र तट पर मेज़ों की एक कतार लगी थी। जब वे पहुंची, उस समय उस विजन समुद्र तट पर संगीत की हल्की ध्वनि के साथ समुद्र की लहरों की जुगलबंदी चल रही थी। सूरज अभी डूबा था। मेज पर बैठकर स्नेहा ने अपनी सुनहली चप्पलें उतार दीं और बालू को पैरों से सहलाने लगी। गोवा लोग मस्ती करने के लिए आते हैं, लेकिन सच पूछो तो यहाँ कितना सुकून है, निशा बोली। इसीलिए तो मैं यहाँ बरसात में आती हूँ, जब भीड़ भाड़ कम हो। इतने सालों से आ रही हूँ,
पर कभी भी उन जगहों पर जाने का मन नहीं करता जहाँ सब टूरिस्ट जाते हैं। पार्टी, क्लब, उफ, इस समय ही गोवा सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। स्नेहा खो गई थी। शोर ऐसा ही होना चाहिए निशा, लहरों का शोर, शोर होकर भी शोर नहीं है। माथे पर बल देते हुए निशा ने खाली आंखों से उसकी ओर देखा। सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, स्नेहा ने कहा। इसी बात पर दोनों रेड वाइन पीते पीते हंसने लगीं। अब धीरे धीरे कुछ और लोग वहाँ आने लगे। शाम काली होने लगी थी और आकाश महासागर में रिसने लगा। रात को रेस्टोरेंट वालों ने आतिशबाजियों का प्रदर्शन शुरू किया। आतिशों से आकाश और महासागर भर उठा। चिंगारियों की लड़ियाँ रुकती नहीं थीं, जैसे असहनीय गर्मी से जलकर फूटने की परवाह न थी उन्हें। समझ थी यही कि अगर जलेंगे तभी तो फूट कर खिलेंगे। लाल, पीला, सुनहरा, नीला, सारे रंग थे। दोनों लड़कियों के मन तत्क्षण बहुत सारी भावनाओं से भर गए। काम, सोच और महीनों की थकान से बोझिल स्नेहा का मन एक साथ हंसने और रोने लगा। निशा सिर ऊपर किए विस्मय और खुशी से खिलखिला रही थी। हंसी थमी तो स्नेहा ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू, ऐसी एक छुट्टी की ज़रूरत थी मुझे। निशा मुस्कुराती रही। स्नेहा चिंतन में डूबने लगी और उसका मन स्थिर हो रहा था और आंखें निशा के शांत चेहरे पर थीं। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थीं और इसी बात से स्नेहा खुल गई। शब्द झड़ने लगे। फ़ोन पर अपने मंगेतर का फ़ोटो दिखाती हुई वो उसे बताने लगी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, दिल्ली में बैंकर है। निशा ने उन दोनों के एक साथ कई फ़ोटो देखे। अरेंज मैरिज? हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? बड़े ही स्वाभाविक ढंग से निशा ने पूछा। स्नेहा चौंक कर कुछ देर तक चुप रही। लहरों की चप चप सी आवाज़ एक स्टॉप वॉच की तरह समय को नाप रही थी। झेप कर हंसकर बोली, मुझे लड़का पसंद है, पर शादी के पहले अगर तुम लड़के के प्रति आकर्षित ना हो तो पता नहीं। निशा ने जवाब में सिर्फ कहा। लंबी सांस छोड़ते हुए और अंगड़ाई लेते हुए स्नेहा अब थोड़ी मैच्योर बनने की कोशिश करने लगी। खैर छोड़ो, लड़कों और रिलेशनशिप के मामले में मैं जीरो हूँ। अब तक जो नहीं मिला उसे खोजना बेकार है। प्रॉब्लम मेरे में है या उन लड़कों में या मेरे सितारों में, कौन जाने। जो मिल रहा है उसे ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। 33 की हूँ, ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए। घर, बच्चे, शाम को घर जल्दी आती हूँ तो शाम कितनी खाली लगती है। उसने देखा कि ये सुनकर निशा का चेहरा उतर गया है तो अपना वाइन ग्लास उसके वाइन ग्लास से टकरा कर बोली, छोड़ो मेरी बोरिंग ज़िंदगी, सब मेरी तरह ही थोड़े होते हैं। अनलकी इन लव, चलो एंजॉय करते हैं। निशा वापस जाना चाहती थी पर स्नेहा ने उसकी एक न सुनी। चलो थोड़ा घूमते हैं, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। फिर दोनों काफ़ी समय तक स्कूटर में घूमती रहीं। एक रेस्टोरेंट से संगीत की आवाज़ ज़ोरों से आ रही थी। स्नेहा ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। 2 मॉकटेल्स का ऑर्डर देकर दोनों स्टेज पर और लोगों के साथ नाचने लगी। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। स्नेहा ने देखा कि टेबल पे एक औरत बड़े गौर से निशा को देख रही थी। निशा से वो पूछने लगी कि क्या वो उस औरत को जानती है, पर म्यूज़िक की आवाज़ के नीचे उसकी आवाज़ दब गई। जब वे टेबल पर वापस आई तो स्नेहा उससे पूछना चाहती थी कि वो औरत उसे ऐसे क्यों घूर रही थी। तब तक उसने देखा कि वो औरत अपने पति से झगड़ने लगी। चंद मिनटों के अंदर वो उनके पास खड़ी थी और फिर जो हुआ इतनी तेज़ी से हुआ कि अचानक स्नेहा गालियों की बौछार के बीच थी और सजे धजे भद्र लोग बड़ी दिलचस्पी से खाने के साथ इस झगड़े का मज़ा ले रहे थे। वो औरत आंखों में खून लिए निशा पर आरोप लगा रही थी। निशा उसके पति का पीछा करते हुए गोवा तक आई है। आज सवेरे उसका पति होटल से गायब होकर कहाँ गया था। अब उसको समझ में आ रहा था कि वो किसके साथ था। उसका पीछा निशा क्यों नहीं छोड़ती। निशा कुछ कह रही थी कि वो गोवा में इस आदमी से नहीं मिली और पिछले कई सालों से नहीं मिली। स्नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर अब वो औरत गंदगी पर उतर आई थी। दोनों को देखकर कहने लगी कि ऐसी धंधे वाली लड़कियों ने गोवा का नाम खराब कर रखा है। तभी वहाँ का मैनेजर आया और उन सबसे अनुरोध करने लगा कि वो बाहर जाकर इस मामले को निपटाएं।
स्नेहा निशा को खींचकर बाहर लाने लगी। बाहर आकर उस औरत ने निशा को बाहों से पकड़ लिया। वो पुलिस को फ़ोन कर रही थी। निशा पागलों की तरह चिल्लाकर स्नेहा को जाने के लिए बोलने लगी। कई धक्कों के बाद स्नेहा ने महसूस किया कि ठंडी हवा उसके बदन को भेद रही थी और वो रिट्रीट के पास की सड़क पर है, अकेले। स्नेहा पूरी रात जागती और सोती रही थी, एक लाचार बेचैनी लिए। कमरे में आहट होते ही वो उठ गई और उसने राहत की सांस ली। निशा लौट आई थी। रात लगभग बीत गई थी, उजाला होने लगा था पर सूरज उगा नहीं था। तुम ठीक हो? निशा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें ज़्यादा जानती नहीं पर, निशा ने कड़ी आवाज़ में कहा। 3 साल पहले तक मैं मुंबई में एक एस्कॉर्ट गर्ल का काम करती थी। वो आदमी मेरा क्लाइंट था, पर वो बहुत पहले की बात है। सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तलाश में मैं 3 साल से पुणे में हूँ। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। निशा के चेहरे को देखकर स्नेहा को डर लग रहा था। उसका चेहरा अब विचलित दिख रहा था, पर उसकी सांसों की आवाज़ रात की निस्तब्धता को भेद रही थी और आंखें अपने अपमान के गुस्से से खूनी हो उठी थीं। चंद मिनटों बाद हिम्मत बटोरकर स्नेहा ने कहा, हु एम आई टू जज? कोई मजबूरी रही होगी। जैसा तुम सोच रही हो वैसी कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। ना भूखमरी, ना परिवार के किसी सदस्य का बहुत बीमार होना जिसके कारण मुझे पैसे बटोरने हो। कोई फिल्मी या किताबी वजह नहीं थी मेरे जीवन में। मरने और जीने के बीच भी बहुत कुछ ऐसा डिप्रेसिंग होता है कि जो उस दौर से गुजरता है वही जानता है उसकी घुटन को। 9 लोगों के लोअर मिडिल क्लास परिवार में बिन माँ की सबसे छोटी बेटी। कोई मुझे सताता या दुरदुराता नहीं था, पर किसी को मेरी फ़िक्र भी नहीं थी। फ़िक्र तो बहुत बड़ी बात हुई। उस घर में मैं होकर भी नहीं थी। मैं कुछ थी ही नहीं। मेरी बड़ी बहनों का नाम फिर भी ताई जी ले लेती थीं, खाना या घर के कामों को लेकर, पर मैं कामों के लिए छोटी थी, प्यार के लिए भी नहीं। याद नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी कुछ खरीदा हो या किसी ने कुछ पूछा हो, एक रोटी और लेगी, या मोहल्ले में तुझे किसने मारा। निशा के चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा था जिससे उसका गोरा चेहरा सांवला हो गया था। मुझे बरसात का वो दिन याद है जब मुंबई में इतनी बारिश हुई थी कि पानी ज़्यादा भर जाने के कारण मैं 2 बजे रात को घर पहुंची। बड़े भैया ने दरवाज़ा खोला और चौंक गए कि मैं बाहर हूँ। खाने पर या सोते वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि मैं घर में नहीं हूँ। और स्कूल तक मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत भी नहीं थी। अपने लिए भी मैं एब्सेंट थी। पर कॉलेज में और लड़कियों को देखकर अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी। मुझे भी कोई नोटिस करे, मैं भी कुछ सोचूं, प्लान करूं। नए नए अरमान फूटने लगे थे और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। फिर दूर सागर को देखते हुए निशा ने बताया कि कैसे वो एस्कॉर्ट गर्ल बनी। उसके ही कॉलेज में कुछ स्मार्ट लड़कियां थीं, अच्छे समृद्ध परिवार की, पर उनके बारे में अफवाह थी कि वो हाई क्लास पार्टियों में जाकर पैसे बनाती हैं। काफ़ी समय तक नौकरी खोजने के बाद निशा एक दिन उनके पास गई और उनसे कहा कि वो काम खोज रही है, कुछ होगा तो वो बता दें। 1-2 महीनों तक उन लड़कियों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर एक दिन उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में ले गई। वो रास्ता सही है या गलत, लोग क्या कहेंगे, इन सब दीन दुनिया की बातों में मेरे लिए फंसना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी दम घोंटू ज़िंदगी से रिहाई चाहती थी। कोई नहीं समझेगा, पर उस समय मुझे वही सही लगा था। मुझे पछतावा नहीं है, दुख है। दुख सब कुछ पीछे छोड़ दूं तभी चैन आएगा, ऐसा सोचती थी और आज भी वही सोचती हूँ। भाग रही हूँ। चलो, एक तरह से मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी तो है। इतना कुछ वो ऐसा लगता था बिना पलके झपके या सांस लिए बोल गई है। अजीब सा जहर था उसकी आवाज़ में और वो फिर उठकर सागर तट की ओर चली गई। जब स्नेहा वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि उसके कपड़े रेत पर फेंके हुए हैं और वो पानी में तैर रही थी। स्नेहा वहीं बैठ गई। सागर शांत था। सागर, महासागर, वृहद, शक्तिशाली, रहस्यमय, अद्भुत, अनगिनत शब्दों में हम युगों से इसकी व्याख्या करते आए हैं, पर इन सांसारिक बातों में महासागर नहीं उलझता। इसीलिए शक्तिवान होकर और इतना मंथन सहकर भी वो अपने आप को अक्सर शांत रख पाता है और उस शांति में एक अर्थगर्भित शून्यता होती है।
एक छोटी लहर ने आकर स्नेहा के पैर को छुआ। उसे लगा कि पानी बहुत ठंडा था, पर निशा बेफिक्र होकर कुछ समय तक तैरती रही, फिर निकल कर आई और निसंकोच स्नेहा के बगल में खड़ी हो गई। स्नेहा ने उसकी ओर देखा। रेस्टोरेंट में जिस तरह से उसका जीवन अनावृत हुआ, उसके बाद कैसा संकोच। उस धूमिल उजाले में उसकी मॉडल जैसी काया और सफ़ेद लग रही थी। सागर की बूंदों ने ओस की तरह उसके शरीर को ढक रखा था। स्नेहा उस शरीर को देख रही थी जिसमें कई मनोभाव विसर्जित हुए होंगे, पर इस रूप में वो शरीर उसे अपने भरे पूरे नारी शरीर के आगे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पतले दुबले बच्चे का मासूम शरीर हो। सौम्य उजाले में खड़ा एक बाल देवदूत। अपने चेहरे को नीचे करते हुए भरी आंखों को छुपाकर स्नेहा ने अपने बदन से शॉल हटाकर निशा को दे दिया। निशा ने उससे अपने आप को पोंछा और कपड़े पहनकर बगल में बैठ गई। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी लेखिका शेफालिका कुमार की लिखी हुई कहानी सिफर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो। आशा है कि आपने कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर भी किया।